अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत, किस्त नंबर 3, राइटर धनक हाशमी। आप लोगों को नॉवेल कैसी लग रही है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को लग रहा है मैं इतनी शॉर्ट नॉवेल क्यों दे रही हूँ। तो मैंने अभी तक कंप्लीट नॉवेल्स भी दी हूँ और ज़्यादा लॉन्ग नॉवेल्स के पार्ट्स भी दी हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं की हूँ कि जितने मतलब टाइम की एक एपिसोड रहती है नॉवेल की, राइटर जितनी लिखती है उतना मैंने कभी नहीं दी। तो मैं ये तजुर्बा भी करना चाहती हूँ। उन्हें पाकिस्तान आए 2 दिन हो चुके थे और अब वो दोनों कल से यूनी स्टार्ट करने का सोच रही थी। इब्तिहाज ज़ैद ने जो घर खरीदा था वो फुल फर्निश्ड तो ज़रूर था, लेकिन हर चीज़ बेतरतीब ही रखी गई थी, जिसके सबब वो पिछले 2 दिनों से मुलाजमीन की मदद से घर की सेटिंग में मसरूफ़ रही थी। बल्कि अरहम भी हर काम में पेश पेश रहा था। वह आज शाम ही घर की सेटिंग से फारिग होते थक हार कर अपने अपने कमरों में गए थे। रात के 9 बजे वो डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पे बैठी हाथ में पेन थामे कुछ लिखने में मगन थी कि रिजा धड़ल्ले से रूम में दाखिल हुई। सिलिकॉन जैदी, लगता है आज घर की सेटिंग ने तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। रिजा ने उसके सामने रखी नोटबुक पे सरसरी मगर गुस्से भरी निगाह डालते दांत कचकचा कर कहा। क्यों, क्या हुआ? सिलिकॉन ने उसके इस बर्ताव से वाकिफ होने के बावजूद भी अनजान बनते हुए सवाल दागा। इस बात का इल्म तुम्हें मुझसे बेहतर होगा। रिजा के लहजे में नाराज़गी झलकी थी। मैं बस ऐसे ही अभी सोकर उठी तो। वो बात अधूरी छोड़ती उससे नज़रें चुरा गई कि जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो रिजा ने तो को लंबा खींचते आइब्रो उठकाए। तो कोई बात ना पाई तो उसने दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली। तो ये कि सिलिकॉन जैदी अपनी आदत से मजबूर है और जब भी उन्हें अपनी डायरी का दीदार होता है कलम किसी परिंदे की मानिंद उड़कर उनके हाथ में पहुंच जाता है। वो शौक से या जानबूझकर थोड़ी ना लिखती है। ये तो फक्त एक एहसास है जो पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी सिलिकॉन बेबी चाह कर लिखना नहीं छोड़ सकती। क्योंकि बकौल सिलिकॉन जैदी के उनका कलम उनकी ज़ाती बुनियाद और उनके अल्फाज उनकी ताकत है, या यूं कहना बेहतर होगा कि उनके जीने का आखिरी सहारा है, उनके दिल की धड़कन है, उनकी ज़िंदगी का मानी है। रिजा ने तासुब भरे लहजे में हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहा, जबकि वो शर्मिंदगी से सर झुकाए खामोशी से सब सुन रही थी। शायद उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। सिलिकॉन, ख्वाबों की दुनिया में जीने वालों को जब उनकी तवक्का के बरक्स हकीकत दिखाई देती है तो उनके मुकद्दर में सिवाय तन्हाई और दर्द के कुछ नहीं आता। वो घुटनों के बल मार्बल के फर्श पे बैठती, उसके गोद में रखे नरम व नाजुक दुधिया हाथ अपने दुधिया हाथों में लेती, उसकी आंखों में देखती हुई बोली, रिजा ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। वो फिर से बात अधूरी छोड़ती खामोश हो गई। सिलिकॉन, जिंदगी एक गम पे ख़त्म तो नहीं हो जाती। जब सांस नहीं रुकती तो हमारी ज़िंदगी क्यों रुक जाती है? क्या तुम्हारा गम डैड के गम से भी बड़ा है? माना कि हम उनके दर्द की वजह नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि उनकी आंखों में कोई बहुत गहरा दर्द है। तो फिर जब डैड अपने गम को पसे पुस डाल कर सिर्फ हमारी खातिर जी रहे हैं, तो क्या तुम नहीं दे सकती? क्या जीना इतना मुश्किल होता है? सिलिकॉन, इधर देखो मेरी तरफ, मुझसे नजरें मत छुड़ा। वो एक चेयर घसीट कर उसके करीब रखती उस पर जा बैठी और उसका चमकता दमकता दूधिया चेहरा हाथों के प्याले में भरा, जो झुकी निगाहों से कुछ सोचने में मगन थी। रिजा, बात ये नहीं है कि मैं जी नहीं सकती, बात यह है कि मैं जीना नहीं चाहती। बात यह भी नहीं कि मैं खुश नहीं रह सकती, दरअसल मैं खुश रहना ही नहीं चाहती। तुम सही कहती हो, जिंदगी किसी एक गम पे ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन बात दरअसल ये है कि कभी कभी इंसान जिन लोगों का गम अपने सीने से लगाए रखता है, हकीकतन उन्हीं लोगों के गिर्द उसकी दुनिया घूम रही होती है। नम आंखों से मुस्कुराती हुई बात के इख्तिताम पे उसके शाने पे सर टिका गई, जबकि रिजा की आंखों से भी गरम रकी कतरे गिरते सिलिकॉन के कंधे में जज्ब हो रहे थे। एक वही तो थी जो अपनी बहन की दिली कैफियत से रोशनास थी। सिलिकॉन, मेरी बहन, मेरी जान, मेरी तरफ देखो। उसका सर अपने शाने से उठाती उसका चेहरा थोड़ी से ऊपर करती हुई बोली, बोलो। वो हाथों की पुश्त से आंसू साफ करती हुई बोली, मेरी एक बात का जवाब दोगी? उसने नरमी से पूछा, जबकि हाथ से हुनूस थोड़ी उससे उसका चेहरा ऊपर कर रखा था। मुख्तसर सा जवाब दिया गया। क्या डैड, अरहम और मैं तुम्हारी दुनिया नहीं है? क्या तुम्हारी दुनिया हमारे गिर्द नहीं घूमती? रिजा के सवाल पर उसने तड़प कर उसकी जानिब देखा।
رجائے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم لوگوں کی وجہ سے ہی تو زندہ ہوں۔ ایک بیٹے کے لیے اس کا والد سر کا سایہ ہوتا ہے اور ایک بھائی اس کا محافظ، اور بہنیں تو دوست ہمراز ہوتی ہے۔ ڈیڈ ارحم اور تم تو میرے دل کا سکون ہو۔ تو پھر تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میری دنیا آپ لوگوں کے گرد نہیں گھومتی؟ وہ کچھ آزردہ سے لہجے میں بولی۔ تو ابھی کون کہہ رہا تھا کہ اس کی دنیا کسی اور کے گرد گھومتی ہے؟ رجا نے اور پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں اچھا جی، تم مطلب رجا میڈم کو میری بات اچھی نہیں لگی، اس نے کچھ شریر سے لہجے میں کہا۔ اچانک اس کا مزاج بدلا تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تم جب مجھ پر کسی اور کو فوقیت دیتی ہو تو میں جل بھن جاتی ہوں۔ وہ اپنے ہی منہ سے اپنے جلنے والی عادت اسے بتا رہی تھی کہ اسے تو جیسے کچھ علم نہ ہو۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کی خاموشی بھی پہچان لیتی تھی۔ جی نہیں میری سیکنڈ محبوبہ، میری اتنی مجال کہا، اگر تم پہ کسی اور کو فوقیت دوں گی تو تم نے تو مجھے کچا چھپا جاؤ گی، اور میں اتنی جلدی اپنی ننھی سی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی۔ اس نے ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چل جا بچہ، معاف کیا تجھے، کیا یاد کرو گی کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ چلو اسی بات پہ ایک شعر عرض کیا ہے۔ ارشاد بولو، ارے بولو نا، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے ارشاد نہ بولتے دیکھ کر اسے مصنوعی گھوری سے نوازتی شعر عرض کرنے کے لیے چیئر سے اٹھتی اس پہ پاؤں رکھ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں ارشاد رجا بی بی ارشاد، سلیکون نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رجا کس قدر لاجواب شاعری کرتی تھی۔ ہوا بہت ایموشنل سین، آؤ کچھ دھمال کریں۔ عرض کیا ہے ہوا بہت ایموشنل سین، آؤ کچھ دھمال کرے، تم بھی جھومو ہم بھی جھومیں، ڈی جے والے گانے پہ ڈانس کرے، واہ 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 واہ۔ شعر کے اختتام پہ سلیکون کو واہ واہ نہ بولتے دیکھ کر وہ خود ہی واہ واہ بولتی چیئر سے اتری۔ کیسی لگی میری شاعری؟ رجا نے بتی سی نکالی۔ بکوا، آئی مین لاجواب، اس نے بمشکل ہنسی کے امٹتے فوارے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا تم بھی مان گئی نا میرے ٹیلنٹ کو، اس نے فخری انداز میں کہا۔ ہاں مان گئی، ویسے تم نے اتنی اچھی شاعری کس شاعر سے سیکھی؟ سلیکون کی نہ چاہتے بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ لندن یونی میں ایک پاکستانی حیدرآبادی لڑکی تھی نا رخسار، اسی نے مجھے اتنی اعلیٰ شاعری کی تعلیم سے نوازا۔ اسے کھل کر ہنستے دیکھ کر رجا بھی سرشار سی کہکا لگاتی اسے ہائی فائی کرتی ہنستی ہی چلی گئی۔ رخسار نہیں آفتاب، سلیکون نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رجا کی سنگت میں اپنا ہر درد بھول جاتی تھی، اور بھولتی بھی کیوں نہ، اس کی بہن ہونے کے ناطے رجا کو اس کا مزاج درست کرنے کا ہر فن جو حاصل تھا۔ اوہ شٹ، رجا نے سر پہ ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھ کر استفسار کیا۔ سلیکون، کل یہاں یونی میں ہمارا پہلا دن ہے، اور میں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ کل کیا پہنوں گی۔ میری تو ابھی تک وارڈروب کی سیٹنگ بھی نہیں ہوئی، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو میری کون سی کوئی تیاری ہے یار؟ بٹ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، ہم دونوں مل کر پہلے تمہاری وارڈروب سیٹ کرتے پھر میری کریں گے۔ چلو آؤ جلدی سے اٹھو، تمہارے روم میں چلتے ہیں، سلیکون نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تو وہ بخوشی اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ ابھی انہیں یہ سارا کام ختم کر کے ڈنر بھی کرنا تھا۔ ابتہاج صاحب ارحم کو ساتھ لیے اپنے کسی دوست کے ہاں گئے تھے، اور انہوں نے ڈنر کر کے ہی لوٹنا تھا، اسی لیے وہ دونوں بے فکری سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اگر ابتہاج صاحب اور ارحم ہوتے تو وہ ابھی ڈنر کر رہی ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ ارزال اور روباس کدھر ہے؟ ابھی تک ناشتے پہ کیوں نہیں آئے؟ سب ڈائننگ ہال موجود خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مگن تھے جب آقا جان کی آواز نے اس سکوت میں ارتعاش پیدا کیا۔ آقا جان، وہ دونوں تو مجھے صبح سے نہیں دکھے، شاید سو رہے ہوگے۔ زرغم زیدی کی بات پہ آلیانہ بیگم کا پراٹھے کے نوالے سمیت منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ ابھی تک سو رہے؟ وہ دونوں تو روزانہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، پھر آج کیا ہوا؟ آقا جان کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پتہ نہیں آقا جان، آلیانہ آپ جا کر ان دونوں کو جگائیے، بھلا کوئی سونے کا وقت ہے؟ زرغم زیدی اپنے دونوں سپوتوں کی اس لاپرواہی پہ کچھ برہمی سے بولے۔ نہیں آپ رہنے دیجیے بہو۔ نور محمد، جاؤ چھوٹے مالک اور روباس مالک کو کہو کہ ہم ناشتے پہ ان کو منتظر ہے۔ اس سے قبل کہ آلیانہ بیگم اپنی نشست سے اٹھتی، آقا جان نے پاس کھڑے ایک ملازم کو حکم صادر کیا، جس پہ وہ فوری طور پر عمل پیرا ہوتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آلیانہ بیگم کو نہ جانے کس چیز کا خوف لاحق تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ پل بھر میں فک پڑ گیا۔ جو زرغم زیدی نے محسوس کیا ہو یا نہ ہو، آقا جان نے ضرور کیا تھا۔ مرتسم کے سر میں چوٹ لگنے کے سبب عمل اور مرتسم 2 دن پہلے ہی کراچی واپس گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے 1 ہفتے تک اسے بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی۔ عمل کی پڑھائی میں بھی ہرٹ ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے کراچی جانے کی ضد کی تھی۔ چونکہ اس دن کی لڑائی اور زیدی فیملی پہ کیس کے بعد آئمہ بیگم کی طبیعت خاصی ناساز تھی، جس کی وجہ سے آلیانہ بیگم اور زرغم زیدی گاؤں میں ہی رکے تھے، اور اسی لیے انہوں نے عمل کو اکیلے جانے سے منع کیا تھا۔
2 दिन قبل ही मुर्तसिम बेड रेस्ट से उठा था तो वो दोनों कराची चले गए, जबकि आलियाना बेगम अपनी माँ जैसी सास की तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए ज़रगम ज़ैदी के साथ गांव में ही रुकी हुई थी, जबकि मुर्तसिम और अमल का ख्याल रखने के लिए उनके पुराने और वफादार मुलाजिमीन शहर में मौजूद थे। उसके बाद अगर बात की जाए इस ख़ानदान के 2 सपूतों की, तो उन दोनों को आगा जान ने ज़बरदस्ती गाँव रोक कर रखा हुआ था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने आगा जान से उस लड़के की फैमिली के सामने झुकने से इनकार किया था, उसी दिन से वो उनकी ज़िद और बाग़ीपन से हद दर्जे ख़ाइफ थे। इसीलिए उन्होंने आयमा बेगम, आलियाना बेगम और ज़रगम साहब के साथ मिलकर आयमा बेगम की नासाज तबीयत का बहाना गढ़ा था और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ रोक रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो दोनों इन दिनों कराची वापस गए तो ज़रूर कोई ना कोई मसाइल खड़े करेंगे जो उनके ख़ानदान के लिए बिल्कुल भी अच्छे साबित ना हो पाते। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अगर वो शेर है तो उनके पोते सवा शेर, और जहाँ आगा जान की सोच का इख्तिताम होता था वहीं से उन दोनों की सोच का आगाज़। और कुछ ही पलों में ना सिर्फ आगा जान बल्कि सबको इस बात का इल्म होने वाला था। आयमा बेगम इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी, क्योंकि आगा जान का हुक्म था कि उन्हें भरपूर बीमार बनने की अदाकारी करनी है। वो बेचारी सीधी सादी सी खातून, उन्होंने तो ज़िंदगी में बहुत कम ही झूठ बोला होगा, उनके लिए तो ये अदाकारी किसी सज़ा से कम ना थी। मालिक मालिक मालिक, अभी वो सब नाश्ता ही कर रहे थे कि कुछ ही पलों में नूर मोहम्मद हाँफता हुआ तेज़ी से जीने उतरने के साथ साथ आगा जान को बावाज़ से बुलंद मुखातिब करता डाइनिंग हॉल तक पहुँचा। क्या हुआ नूर मोहम्मद? ज़रगम ज़ैदी ने हैरत से इस्तफसार किया। मालिक, वो छोटे मालिक और रुबास मालिक का सामान उनके कमरे में मौजूद नहीं है, नूर मोहम्मद ने डरते हुए बताया। उसके बताने की देर थी आगा जान समेत ज़रगम साहब और आलियाना बेगम अपनी अपनी नशिस्त से उठ खड़े। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हमें जिस बात का डर था वही हुआ। उन दोनों का सामान कमरे में मौजूद नहीं तो इसका मतलब वो शहर जा चुके हैं। आगा जान ने गुस्से से मुठियां भेज ली। वो दोनों खुल्लम खुल्ला बगावत पुतर आए थे। आगा जान, आप फिक्र मत करें, हम आज ही शहर जाएंगे, ज़रगम साहब ने अपना गुस्सा बमुश्किल ज़ब्त करते हुए कहा। अगर वो दोनों चोरी छुपे यहाँ से गए हैं तो हमें पूरा यकीन है कि घर तो हरगिज़ नहीं गए होंगे, इसलिए वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो दोनों गए किधर है। ज़ब्त के बावजूद आगा जान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ठीक है आगा जान, अगर हमें उन्हें ढूंढना है तो उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी होगी। ज़रगम ज़ैदी ने अपनी तरफ से उनकी मुश्किल हल की थी। ज़रगम, तुम्हें क्या लगता है कि जो लड़के हमारी आंखों में धूल झोंक कर बड़ी होशियारी से मंजर से गायब हुए, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन तब्दील नहीं किए होंगे क्या? आगा जान की बात समझते हुए एक पल को किसी सोच में पड़ गए। आगा जान, अब हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? ज़रगम ज़ैदी सर थाम कर रह गए। बहू है ना, और ये अच्छी तरह जानती है कि उनके लाडले इस वक्त कहाँ मौजूद होंगे। आगा जान की तिरछी निगाहें खामोश खड़ी आलियाना बेगम पे जा टिकी, जो उनके गज़बनाक तासुरात देखती फ़ौरन नजरें चुरा गई। जबकि अब ज़रगम साहब की समझ में भी कुछ कुछ आने लगा। आलियाना, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप जानती नहीं कि अगर एक दफ़ा दोनों कराची चले गए तो हालात किस कदर पेचीदा हो जाएंगे? आगा जान जो भी कर रहे थे उनके भले के लिए किया था, उनके दादा है, कोई दुश्मन नहीं है। ज़रगम ज़ैदी गुस्से से खौलते लहजे में कड़कदार आवाज़ में चिल्ला उठे। कम अज़ कम उन्हें अपनी ज़ौजा से तो इस हरकत की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। ज़ैदी साहब, मैंने अपने बेटों का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो हक पर है, और वैसे भी बस। वो कुछ और भी कहती कि उससे क़िबल ज़रगम साहब की सख्त धाड़ पे वो सहमती हुई 2 कदम पीछे हुई। आपने सब कुछ जानते हुए भी उन दोनों का साथ दिया आलियाना। आपने मुझे बहुत मायूस किया। और तासुब से उन्हें देखते तनफन करते सीढ़ियों की जानिब बढ़े। ज़ैदी साहब, मेरी बात तो सुनिए। आलियाना बेगम पीछे से उन्हें पुकारती ही रह गई। बहू, वो दोनों कहाँ गए हैं? आगा जान ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। आगा जान, मैंने उन दोनों का साथ ज़रूर दिया, लेकिन यकीन मानिए मैं नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ हैं। आगा जान की उनकी आंखों में सच्चाई नजर आई, इसीलिए वो खामोशी से सर हिलाते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए, जबकि वहाँ खड़ा नूर मोहम्मद कब का यहाँ से जा चुका था। सबके जाते ही आलियाना बेगम एक सर दहा भरकर मरे हुए कदमों से किचन की जानिब बढ़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब आगा जान जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनके सबूत किसी पे भारी पड़ सकते थे। ये कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ इस वक्त लॉन में बैठे कुछ स्टूडेंट्स खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे, तो वहीं कुछ क्लास लेने की गर्ज से अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ रहे थे, तो कुछ किताबों में सर्दी रट्टा लगाने में मसरूफ़ थे। वो दोनों भी इस वक्त लॉन में घास पे बैठे थे, जब रट्टा लगाती अमल को देखकर मुर्तसिम की ज़ुबान में खुजली सी हुई। अमल, तुम्हें पता है हमारी यूनी में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, तो आज से ही ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तसिम ने अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ा मार का सर अंजाम दिया था, तो उसने बेजाय से अब लुचकाए। तो क्या मैं तो ये सोच रहा था कि उनमें से कोई दोशीज़ा भी हो, जिसे देखते ही मेरी धड़कनें रफ्तार पकड़ ली और मेरे दिल की तार छिड़ जाए, जिसके साथ ऐसी टक्कर हो कि जो कभी ना हो। मेरे साथ एक ऐसा ही हादसा हो जाए, मेरा दिल मेरा ना रहे और मैं चिल्ला कर कहूँ, आई एम इन लव।
मुर्तज़म इर्द-गिर्द से बेनियाज़ अपने ही टोन में लगा, जो मुँह में आया बस बोलता ही चला गया। ये जाने बगैर कि कोई कब से पीछे खड़ा उस शेख चिल्ली के ख़याली पुलाव पकाने वाली आदत से आजिज़ दिल ही दिल में अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता उसकी कमर पे एक थप रसीद कर चुका था। उई माँ! मेरी छुई-मुई कमर! हाय! मैं मर गई। कौन बदतमीज़ है, जो मुझ जैसी कम-उम्र, परफ़ेक्ट फ़िगर, हसीन व जमील नाज़ुक कली को छेड़ रहा है। पीछे मुड़ते हुए वो अपने रूबरू खड़े लड़के को देखकर लड़कियों की आवाज़ में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाता आसपास बैठे स्टूडेंट्स के कहकह लगवा चुका था। कुछ खौफ खुदा कर, ठहर की इंसान, ये तो बक रहा था। तू होश में तो है ना? या किसी सदमे ने तुझे पागल वगल तो नहीं कर दिया? फारिस ने मसनूई हैरत से देखते हुए बोला। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी तुझे तो पता है ना कि मुर्तसिम ज़ैदी का एक अनोखा स्टाइल है, उसने फ़खरिया अंदाज में कहा। हाँ बिल्कुल, तू एक ही सैंपल है, तेरे जैसा दूजा कोई नहीं। फारिस ने बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त की। चलो भाई, मैं तो चली, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। अमल अपना बैग कंधे पर डालती उठ खड़ी हुई और अपने अपार्टमेंट की जानिब चल दी, क्योंकि वो जानती थी कि इतने दिनों से बिछड़े लैला मजनू अब दुनिया जहाँ के दुख सुख एक दूसरे से बांटने वाले, जो सुनने में उसे तो खैर कोई दिलचस्पी नहीं थी। और सुनाओ, घर में सब कैसे? फारिस ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। अब वो दोनों ही वही घास पे बैठ चुके थे। सब ठीक है, तुम सुनाओ? मुर्तसिम के चेहरे पे एक अचानक ही अफसरदा सी मुस्कुराहट नमदार हुई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। फारिस का आधा जुमला मुंह में ही रह गया जब अचानक उसे सामने से कोई परी पैकर आती हुई दिखाई दी। कम से कम वो फारिस को तो किसी और ही दुनिया की मालूम हो रही थी, इसीलिए वो टुकटुकी बांधे अपनी सांस से रोके हर शय से बेनियाज बस उसे जानिब तक रहा था। जिंदगी में पहली दफा आज किसी को देखकर उसका दिल इस शिद्दत से धड़का था।